गुप्त काल के अंतिम शासक के रूप में हम लोग देखते हैं स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद गुप्त काल के शासक उतना अच्छा शासन न कर सके और इसी दौरान हुड़ों का आक्रमण भी होता है और लगातार होता ही रहता है। और अंततः हम लोग देखते हैं कि गुप्त वंश का पतन हो जाता है और फिर उत्तर भारत पर राज होता है वर्धन वंश का। वर्धन वंश की बात करें तो इनके संस्थापक पुष्यभूति थे और पुष्यभूति के शासन के बाद के कुछ शासक रहे, उनमें से एक थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन, उससे छोटे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था राज्यश्री। एक समय की बात है जब राज्यवर्धन 18 साल का होता है, हर्षवर्धन 16 साल के और राज्यश्री 14 साल की होती है। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश में गृहवर्मन के साथ करा दिया जाता है। इसके बाद राज्यवर्धन और हर्षवर्धन बसते हैं। इसी दौरान हम लोग देखते हैं कि फिर से वर्धन वंश पर हुड़ आक्रमण कर देते हैं। हुड़ों के आक्रमण से लड़ने के लिए प्रभाकर वर्धन जो हैं वो अपने बड़े पुत्र राज्यवर्धन को भेजते हैं। तो हर्षवर्धन बोलते हैं कि हमहू चलेंगे, मगर राज्यवर्धन बोलते हैं कि नहीं, तुम अभी छोटे हो, अगर तुम चलते हो तो मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर रहेगा, युद्ध पर नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम यहीं पर रहो और पिताजी का तबीयत भी खराब है तो उनका ध्यान रखो। तो राज्यवर्धन चले जाते हैं हुड़ों से लड़ने के लिए। इसी बीच हर्षवर्धन को थोड़ा सा आहत पहुंचता है और वो कहते हैं कि मैं भी अपनी सूरवीरता को साबित करूंगा, और वो निकल जाते हैं हिमाचल शिकार करने के लिए शेरों का, ताकि उनकी सूरवीरता का परिचय हो सके। अब कहानी में मोड़ आता है। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि उत्तर गुप्त के शासक देवगुप्त के द्वारा राज्यश्री, जो कि हर्षवर्धन की पत्नी थी, हर्षवर्धन की बहन थी, मतलब हर्षवर्धन की बहन थी राज्यश्री, उनके जो पति होते हैं उनकी हत्या हो जाती है देवगुप्त के द्वारा। यानी कि हम लोग देखते हैं कि जो देवगुप्त होते हैं वो राज्यश्री की पति को मारकर राज्यश्री को कारागार में बंद कर देते हैं और देवगुप्त कहते हैं कि ए राज्यश्री, अब तुम्हें मुझसे विवाह करना पड़ेगा। ये पूरी कहानी जब पहुंचती है उसके बड़े भाई राज्यवर्धन के पास, तो राज्यवर्धन बहुत ही गुस्सा होता है और निकल पड़ता है अपनी बहन को बचाने के लिए। परंतु इसी बीच हम लोग ये भी देखते हैं कि उनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। राज्यवर्धन के पास 2 स्थितियां एक साथ आ जाती हैं। एक तो उनके पिता नहीं रहते हैं और दूसरा उनको अपनी बहन को बचाना होता है। तो वो सबसे पहले जाते हैं अपनी बहन को बचाने और फिर वही होता है जो होना चाहिए था। वो जाते हैं और देवगुप्त को मारकर अपनी बहन को बचा लेते हैं। इसके बाद देवगुप्त जो होता है वो तो मर जाता है, परंतु उसका एक बहुत ही अच्छा मित्र होता है जिसका नाम होता है शशांक, जो कि गौड़ वंश का शासक होता है। उसको बहुत आहत होता है कि इसने मेरे दोस्त को मार डाला। शशांक बदला लेने के लिए इस राज्यवर्धन को भेजता है एक संदेश। उस संदेश में वो लिखता है कि मैं आपकी सूरवीरता से प्रभावित हूँ, मैं आपसे गले मिलना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। राज्यवर्धन कहते हैं कि चलो भाई, अच्छी बात है, मिलो हमसे। फिर राज्यवर्धन जब मिलने जाते हैं शशांक से, तो शशांक जो करता है क्या है कि वो मार देता है राज्यवर्धन को। यानी कि क्या क्या हुआ, पहले तो इस वंश के अंतर्गत प्रभाकर वर्धन मरे और फिर मर जाते हैं राज्यवर्धन।
फिर शशांक क्या करता है, राज्यवर्धन को मार के पुनः राजश्री को कारागार में बंद कर देता है और विवाह के लिए उसको प्रस्ताव देता है। अब ये पूरी कहानी जब पता चलती है हर्षवर्धन को, तो हर्षवर्धन मानो एकदम शून्य से हो जाते हैं। उन्होंने अपना भाई खो दिया, उन्होंने अपना पिता खो दिया, अब वो अपना बहन को नहीं खोना चाहते थे। वो तुरंत एकदम गुस्से में निकल पड़ते हैं शशांक के देश में, या फिर शशांक के राज्य में उससे लड़ने के लिए और अपनी बहन को बचाने के लिए। वो बहुत ही शूरवीरता से लड़ते हैं। इस शूरवीरता को देखकर शशांक डर जाता है और देखता है कि ये तो बड़ा ही शूरवीर है। हर्षवर्धन की शूरवीरता को देखकर वो क्या करता है कि अपना ताज जो है वो अपने ही जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति को पहना देता है, ताकि लगे कि वो एकदम बहरूपिया है उसका, और खुद भाग जाता है राजश्री के पास कारागार में। हर्षवर्धन यहाँ पर बहरूपीय शशांक को मारकर बहुत खुश होता है। फिर इधर एक कहानी चलती है शशांक की। शशांक आता है कारागार में और देखता है कि राजश्री कारागार में है। वो प्रस्ताव देता है परंतु राजश्री नहीं मानती है और अंततः वो कारागार छोड़कर भाग जाता है। राजश्री भी कारागार छोड़कर मुक्त थी और वो निकल जाती है ना जाने कहाँ। हर्षवर्धन जब अपनी बहन को बचाने के लिए कारागार में आता है तो कारागार में अपनी बहन को नहीं पाता है। पता चलता है कि शशांक तो बहरूपिया था, उसने शशांक को नहीं, शशांक को उसके बहरूपिये को मारा है। हर्षवर्धन को पुनः आहत होती है। अब वो अपना भाई खो चुका था, पिता खो चुका था, अब वो अपनी बहन नहीं खोना चाहता है। उसको सूत्रों से पता चलता है कि उसकी बहन मंदराचल पर्वत गई है आत्महत्या करने के लिए। हर्षवर्धन बिना समय की देरी किए तुरंत घोड़े पर सवार होता है और पहुंच जाता है मंदराचल पर्वत पर। वो जाता है और अपनी जो बहन है राजश्री, उससे निवेदन करता है, उसको बुलाता है, परंतु अभी तक वो ये सोचती है कि कहीं ये जो आ रहा है ये शशांक तो नहीं। उस डर से वो और तेज भागने लगती है और अंततः हर्षवर्धन राजश्री को पकड़ लेता है। परंतु राजश्री को लगता है कि वो हर्षवर्धन नहीं, वो शशांक है, जो कि उसको फिर से कारागार में डालने के लिए लाया है। वो पूरी तरीके से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। फिर वो उसका हाथ छुड़ाकर भागने लगती है और हर्षवर्धन यहाँ पर रो रहा होता है कि हे भगवान, ये कैसी किस्मत है, बहन भी नहीं और भाई भी नहीं और पिता भी नहीं, अब मेरा कौन रहेगा। उसको रोता देख राजश्री को एहसास होता है कि अगर शशांक होता तो वो इस तरीके से रो क्यों रहा होता। वो कहती है कि हर्षवर्धन तुम हो क्या? तो हर्षवर्धन कहता है कि अरे भैया, हम यही तो कह रहे हैं इतना देर से, हम ही हैं, तुमको शशांक लग रहा है। फिर वो लेकर जाता है हर्षवर्धन और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हर्षवर्धन राजा बन जाता है वर्धन वंश का और इसी के साथ हो जाता है हमारा ये जो बाणभट्ट का हर्षचरित है, इस कहानी का अंत। बाणभट्ट के हर्षचरित से लिया गया ये कहानी हम लोग देखते हैं कि उस समय की जो दशा है हर्षवर्धन की, उसको दर्शाता है। इस कहानी को मैंने जिस प्रकार से बताया है वो उतना वैसे तो नहीं है, मैंने इसमें थोड़ा अपनी तरफ से एडिटिंग किया है, बट कहानी रियलिटी में तो और ख़तरनाक था। मैंने बहुत ही संक्षेप में बताया है आपको। खैर, आगे की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हर्षवर्धन राजा बन जाता है और हर्षवर्धन के शासनकाल में उसने क्या क्या किया, आज हम लोग इसी चीज़ को देखने वाले हैं। हर्षवर्धन की उपलब्धियों की बात करें तो इसने कश्मीर की विजय की, इसने बंगाल की विजय की। किसके साथ? तो असम के जो कामरूप, यानी कि असम उस समय कहते थे, सॉरी उस समय के कामरूप को कामरूप कहते थे, मतलब उस समय के असम को, असम का जो एरिया था उसको कामरूप कहते थे। वहाँ के शासक हैं भास्कर वर्मा, उनके साथ मिलकर वो जो है कि बंगाल पर विजय प्राप्त करता है। बंगाल पर कहाँ? मतलब कि यहाँ पर गौड़ जो थे यहाँ पर, है ना, तो गौड़ को जीतता है। उसके बाद वो वल्लभी मैत्रक वंश की विजय करता है। अच्छा, बंगाल पर विजय मतलब कि वही शशांक बंगाल से ही था। शशांक जो था वो बंगाल से ही था, यहाँ पर मैंने पूरा लिख डाला है। शशांक जो था वो बंगाल से ही था, परंतु शशांक जब तक वो जाता है तब तक वो शशांक मर चुका होता है। उसके बाद के जो राजा होते हैं उनको वो हराता है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वल्लभी मैत्रक वंश की विजय करता है, यानी कि गुजरात का जो ये एरिया है ये वल्लभी मैत्रक वंश का था, मतलब वल्लभी क्षेत्र था, तो उसकी विजय करता है जहां पर कि मित्रक वंश होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसने जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से हार को अपने गले लगाया। किसको? चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो इसने जो है चालुक्यों ने, यानी कि जो ये यहाँ पर है हम देख सकते हैं चालुक्य हैं ये पूरे, ठीक है, चालुक्य लिखा है ना, इसने किसको? इसको हरा दिया। इसका साम्राज्य बड़ा हो चुका था, मौखरी वखरी सब इसी का था, ये सब पूरा ये भारत, उत्तर भारत पूरा इसी का था। अभी हम लोग किसको देख रहे हैं? उत्तर भारत को देख रहे हैं, उत्तर भारत के इतिहास को देख रहे हैं। तो यही देखने को मिलता है। तो ये जो हराया है चालुक्य वंश ने, तो ये जो कहानी मिलती है हम लोग को, अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय का एरण अभिलेख है, उससे प्राप्त होता है। अभिलेख से प्राप्त होता है कि ऐसा कुछ हुआ था, हर्षवर्धन को हराया गया था। सॉरी 2 मिनट, एरन नहीं, एहोल अभिलेख, एहोल, ब्लैक होल नहीं, एहोल, 2 मिनट, सॉरी 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 सॉरी। चलो भाई, एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन को हम लोग कहते हैं उत्तर, हर्षवर्धन को एक तरीके से कहा जाए तो उत्तर का शासक कहा गया है। तो इसको कहा गया है कि सकल उत्तर पथनाथ, सकल उत्तर पथनाथ, सकल उत्तर पथनाथ। इसी के दौरान, इसी शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भी आते हैं, वेनसांग भी आते हैं। क्या करने आते हैं? तो भैया नालंदा में आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, नालंदा में, सॉरी नालंदा, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में आते हैं शिक्षा के लिए। ये बताते हैं कि यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी, परंतु ये भी कहते हैं कि यहाँ पर 2 बार कड़ा में इनको लूटा जाता है, मतलब कि प्रयागराज में इनको लूटा जाता है, ये भी बताते हैं ये। तो कानून व्यवस्था अच्छी थी ये भी कहते हैं, और साथ ही ये भी कहते हैं कि उनको लूटा भी गया था। तो 2 बातें बड़ा खतरनाक सी हैं। हर्षवर्धन द्वितीय शासक थे, इनकी रचना, सॉरी, हर्षवर्धन विद्वान शासक थे, और इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी 3 रचनाएं फेमस हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। नागानंद। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ाई जाए तो इनके दरबार में बाणभट्ट कवि थे, बाणभट्ट, बाणभट्ट की रचनाएं हर्षचरित और कादम्बिनी। और बात करें तो बाणभट्ट के इनके दरबार में एक और थे जिनका नाम था मयूर सरमन, मयूर सरमन, नाम पहली बार सुन रहे हैं ना? बाणभट्ट का नाम सुना ही होगा, हिंदी में पढ़ा था हम लोगों ने, मयूर सरमन। यही थी हमारी गुप्तोत्तर काल, और ये है हम लोग का लास्ट वीडियो हमारे एंशियंट हिस्ट्री का, और इसी के साथ खत्म हो जाता है एंशियंट हिस्ट्री का ये सफर। और भैया जो है, अब मिलते हैं कल के वीडियो में, जो कि होगा मेडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत खत्म होता है गुप्तोत्तर काल के साथ। हमने शुरुआत की थी पत्थरों से, और हम लोग अंत में खत्म हुए ये बाणभट्ट वगैरह पे, मतलब कि वर्धन वंश पे हमने खत्म किया अपने प्राचीन इतिहास को। वर्धन वंश के साथ साथ ये सब चीजें भी हैं, मौखरी वंश, मैत्रक वंश, चालुक्य वंश हैं, पल्लव वंश हैं, इन सबको हम लोग आगे भी देखेंगे अपने मध्यकालीन भारत के इतिहास में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भैया, बाय बाय।